हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है टेम्परेचर। टेक अ टॉर्च लाइट एंड कीप इट स्टेबल एट वन प्लेस। टेक 2 लार्ज पेपर शीट्स लार्ज इनफ टू अकोमोडेट इट्स एंटायर बीम। प्लेस द पेपर्स ऑन 2 फ्लैट बोर्ड्स। एक टॉर्च लाइट लेंगे, 2 पेपर्स लेंगे और पेपर इतना बड़ा हो कि अगर हम टॉर्च लाइट जब ऑन करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी रोशनी उस पेपर पर पड़नी चाहिए। होल्ड द बोर्ड परपेंडिकुलर टू द बीम। एक बोर्ड को हम जो टॉर्च लाइट है उसके बिल्कुल सामने रखेंगे। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द एरिया लेट अप बाय द बीम। नेम द पेपर ए। तो अब हम टॉर्च जब ऑन करेंगे और जहाँ पर उसकी रोशनी पड़ेगी उस पूरे एरिया को हम वहाँ पर एक सर्कल बना देंगे उसके आसपास पूरी बाउंड्री को कवर करके और उसको हम नाम दे देंगे ए। नाउ यूज द अदर पेपर। Hold it in such a way that it makes an angle of 120 degree with the beam. तो अभी तक हमने उसके बिल्कुल सामने रखा था, अब हम थोड़ा तिरछा रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि उस पेपर और सरफेस के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए। Draw the outline of the area occupied by the beam and name the paper B. और फिर से हम टॉर्च ऑन करेंगे और जितनी एरिया में लाइट पड़ रही है उस पूरे एरिया को हम कवर कर देंगे, बाउंड्री बना देंगे और इसको हम नाम दे देंगे बी। ऑब्जर्व बोथ द पेपर्स ए एंड बी। दोनों को ऑब्जर्व करो। नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चंस। ऑन विच पेपर डज द बीम ऑक्यूपाई अ लार्जर एरिया। किस पेपर पर रोशनी ज़्यादा जगह घेर रही है, जो कि बी पर होगा। ऑन विच पेपर इज द एरिया स्मॉलर। किस पर छोटा है एरिया, ए पर। Now change the angle between the beam of the light and paper. Observe the changes that occur in the area occupied the beam of the light. जैसे अभी हमने इस केस में 120 डिग्री के एंगल पर रखा था, अब हम एंगल चेंज करेंगे और फिर से हम वहाँ पर उसका एरिया कवर करेंगे और चेक करेंगे कि अब कितना एरिया वो घेर रहा है। इस तरह से हम उसे मल्टीपल एंगल्स पर चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ द पेपर एंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बीम। फिर हम चेक करेंगे कि रिलेशन क्या है कि उस एंगल की जो हम इस पेपर का एंगल चेंज कर रहे हैं और उसके हिसाब से एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। सनरेज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ ट्रैवल इन दी स्ट्रेट लाइन्स। जब सूरज की जो किरणें आती हैं वो बिल्कुल सीधी दिशा में आती हैं। However, as the earth is spherical in shape, these are not perpendicular to all the parts of the earth's surface. जो सन की किरणें जब आती तो सीधी हैं, लेकिन धरती जो है वो स्फीयर होने की वजह से हर जगह पर वो परपेंडिकुलर नहीं गिरती। कहीं पर वो तिरछी तो कहीं पर वो सीधी होती है। In some parts they are perpendicular, whereas in other parts they are slanting. Let us see what effects it has on the earth. देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है वह परपेंडिकुलर और स्लांटिंग होने पर। The perpendicular rays occupy less area. जो सीधी रोशनी आती है वो कम जगह लेती है। The part where rays occupy lesser area receives bright sunshine and great heat. अगर किसी छोटे एरिया पर, क्योंकि जो रोशनी आ रही है वो तो सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉर्च जो है वो सेम रोशनी डाल रही है, लेकिन यहाँ पर छोटे एरिया में ज़्यादा रोशनी आ रही है तो यहाँ पर ज़्यादा ब्राइट होगा ये एरिया और ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ पर वही रोशनी फैल जा रही है तो ये रोशनी फैलने की वजह से ये कम ब्राइट होगा और यहाँ पर हीट भी है जो है वो कम स्प्रेड होगी। हीट ज़्यादा स्प्रेड होगी तो पर्टिकुलर एरिया जो है वो हीट कम होगा। यहाँ पर गर्म कम होगा एरिया, यहाँ पर गर्म ज़्यादा होगा। Hence the surface there gets heated more and the air becomes hotter. तो जहाँ पर जो सीधी पड़ती है रोशनी वहाँ पर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है as compared to the other part. The slant rays occupy a larger area. जो slanted होती है वो ज़्यादा जगह घेरती हैं। In this area sunlight appears less bright and there is less heat. तो यहाँ पर slanting होने की वजह से जो वो कम एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं और वहाँ पर हीट भी कम होती है। Hence the surface there gets less heat and the air too is less hot. तो क्योंकि वहाँ पर जो है वो ज़मीन कम गर्म होती है तो उस वजह से जो उसके आसपास की हवा है वो भी कम गर्म होती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद करके देख सकते हैं। इसकी फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम यहाँ से पेज नंबर 24 पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए है
ये एरिया है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर रेस गिर रही हैं, सो ये वाला एरिया ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ पर थोड़े एरिया में क्योंकि ज़्यादा रेस गिर रही हैं तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। बी पर स्लांट है तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और सी जो है वो और ज़्यादा स्लांटेड है तो यहाँ पर टेम्परेचर और भी कम होगा। यहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी तो हीट एरिया कम गर्म होगा। सनरेज फॉलिंग ऑन द अर्थ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। जो सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। However, we have seen that due to spherical shape of the earth and the resultant curvature of the surface, they occupy a larger or lesser area. अब हमने ये भी देखा है कि इस अर्थ का सरफेस स्फेरिकल होने की वजह से किसी जगह पे वो ज़्यादा जगह घेरती हैं और किसी जगह पे वो कम एरिया कवर करती हैं। दिस लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। इसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है अर्थ के सरफेस पे, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ये जो इक्वेटर है यहाँ पर सीधी किरणें गिरने की वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा गर्म होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाएगा क्योंकि वहाँ पर स्लांटिंग होती जाती है सनरेज। बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन्स और ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। तो अब क्या है कि इसके बेस पे कि हीट किस एरिया में कितनी गिर रही है उसके बेस पे हम अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि ये 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ और साउथ के बीच में इक्वेटर से 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ और साउथ में जो है जो रेज हैं बिल्कुल सीधी होती हैं, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट होती है जिसे टॉरिड जोन कहा जाता है। अब 23 डिग्रीज 30 मिनट्स से लेके 66 डिग्रीज 30 मिनट्स तक नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शंस में हीट उससे कम होती है। तो परपेंडिकुलर अब यहाँ पर स्लांटिंग होने की वजह से यहाँ पर हीट कम होती है मिडल एरिया की बजाय, तो इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और जो ऊपर ये है फ्रिजिड जोन, इसके 66 डिग्री 30 मिनट्स से लेके 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ, इस जो कि नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, इन एरिया में हीट जो है वो बहुत ही कम गिरती है क्योंकि यहाँ का जो स्लांट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस एरिया को फ्रिजिड एरिया कहा जाता है। दो लैटिट्यूड इज द मेन फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो इनके लैटिट्यूड हैं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है वो टेम्परेचर पर असर डालता है। उसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन पर अफेक्ट करते हैं। However, these effects are limited to a particular region, लेकिन ये इफेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित रह जाते हैं। These factors are as follows: नियरनेस टू द सी, जैसे हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा कि समुद्र तल के पास वाला एरिया ज़्यादा गर्म होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो हवा जो है वो कम गर्म होती जाती है, तो वो एरिया गर्म कम होता है। कॉन्टिनेंटलिटी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे भी ये असर होता है कि कौन सा एरिया कौन से कॉन्टिनेंट पर ज़्यादा गर्मी होगी, कौन से पर कम। हाइट अबव द मीन सी लेवल से हाइट कितनी है वहाँ की, एंड फिजिकल सेटअप वहाँ का कैसा है of the region, and the factors that lead to the diversity in the climate of different regions। यही सब फैक्टर्स जो है वहाँ के क्लाइमेट पर असर डालते हैं। Other than these factors like cloud cover, wind, vegetation cover, urbanization, industrialization etc. also influence the local climate। इन सब के अलावा कि वहाँ पर हवा बादल कैसे हैं, हवा कैसी चलती है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वो एरिया गांव का है या मॉडर्न है, वहाँ पर इंडस्ट्री है या नहीं है, ये सब चीज़ें भी उस पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट पर असर डालती हैं। अब हम पेज नंबर 25 पर मूव करेंगे। Let us perform an experiment to see that there is a difference in the heating and cooling of a land and water। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके ये देख सकते हैं कि पानी और धरती के बीच में गर्म होने में क्या डिफरेंस है। हमने टेक 2 pots of the same size and fill them with water equally. At sunrise, keep the one of the pot inside the house and the other one outside।
हम 2 पॉट्स लेंगे जिनमें हम पानी भरेंगे सेम साइज़ में। सूरज उगने पर एक पॉट को हम घर के अंदर और दूसरे को घर के बाहर रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उन दोनों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। In the afternoon, walk barefoot on the floor inside the house and feel the temperature of the floor. Feel the temperature of the water in the pot inside. हम दोपहर के समय घर पे नंगे पैर चलें तो हम घर के टेम्परेचर का तापमान देख सकते हैं, और हम घर के अंदर जो पॉट रखा था उसका टेम्परेचर भी देख सकते हैं। Perform the same activity outside the house and get the feel of the temperature of the land and the water kept in the sun. Write the observations and about the temperatures of the land and water. हम सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने घर के बाहर रखा है उसके साथ भी कर सकते हैं कि घर के बाहर के ज़मीन पर हम नंगे पैर चलते हैं और वहाँ के ज़मीन के टेम्परेचर और पानी के टेम्परेचर की रीडिंग नोट करेंगे। डू दिस अगेन अराउंड 7 in the evening. Note your observation again. Now you can remove the pots. Discuss all the observations you have noted in the class. अभी तक हमने दोपहर में किया था, सेम एक्सपेरिमेंट हम शाम को 7 बजे फिर से करेंगे और फिर हम उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द लैंड कूल्स डाउन अर्लियर दैन द वाटर। आप इस एक्सपेरिमेंट को ये करके ये देख सकते हैं कि जो ज़मीन है वो पानी के मुकाबले जल्दी ठंडी हो जाती है। द वाटर केप्ट आउटसाइड इन द सन इज स्टिल अ लिटिल वार्म। 7 बजे भी आप देख सकते हैं कि जो पानी जो बाहर पड़ा है वो भी गर्म होगा। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, द एयर over the land gets heated faster and also becomes cooler rapidly. तो इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि जो हवा ज़मीन के ऊपर है वो गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होती है। The air over the water gets heated slowly and also loses the heat in a slow manner. तो पानी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म भी स्लो होगी और ठंडी भी स्लो होगी। In the coastal areas as compared to the continental areas, the temperature of the air is lower during the day but warmer at night. आप कोस्टल एरियाज़ में ये देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल एरिया मीन्स जो बीच के एरियाज़ हैं उनके मुकाबले वहाँ का टेम्परेचर दिन में कम और रात के समय ज़्यादा होता है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज इज़ हायर ड्यूरिंग द डे टाइम एंड लोअर एट नाइट। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल एरिया है जो समुद्र से दूर है वहाँ पर दिन में टेम्परेचर ज़्यादा और रात में कम होता है। In the coastal areas, because of the heating of the sea water, water vapor gets mixed in the air. कोस्टल एरियाज़ में जो पानी गर्म होने की वजह से जो भाप बनती है वो हवा में मिल जाती है। This water vapor holds the heat in the air. और ये जो भाप बनती है ये हवा में गर्मी को सोख के रखती है। As a result, the air in the coastal areas remain moist and warm. तो जो कोस्टल एरिया की हवा है वो हमेशा नमी भरी और गर्म रहती है। कंडीशंस इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज आर द ऑपोजिट। जबकि जो ये समुद्र से दूर है वहाँ पर इससे बिल्कुल उल्टा होता है। एज वाटर वेपर इज़ एब्सेंट द एयर रिमेन्स ड्राई। क्योंकि वहाँ पर नमी नहीं है हवा में तो हवा जो है वो सूखी रहती है। दिस लीड्स टू शार्प डिफरेंसेस इन दी डे एंड नाइट टेम्परेचर। इसकी वजह से दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। The difference in the maximum and minimum temperature of a day is called diurnal range of the temperature. और इसी टेम्परेचर के डिफरेंस को हम diurnal range of the temperature कहते हैं।